जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, जो कि हमने पीछे एक्सरसाइज 4.2 जो की थी उसके बिल्कुल रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग है। जैसे उसमें प्रॉफिट आपसे पूछा गया था, इसमें ज़रा वो प्रॉफिट का नाम मार्कअप रखा गया है। तो मार्कअप आ जाए या फिर प्रॉफिट आ जाए सिंपल, तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने पीछे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था सिंपल, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो वो आपका था सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर सिंपल मार्कअप पूछ ले आपसे, तो फिर भी आपने वही फॉर्मूला लगाना है। चले मैं इसको आप थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको कि मार्कअप और प्रॉफिट सेम ही चीज़ है। इसमें ज़्यादातर मार्कअप पूछा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लेकिन सिंपल हो, ये याद रखना है। बिल्कुल जिस तरह हमने पीछे वो एक्सरसाइज की थी उसी तरह ये भी है। लेकिन मार्कअप सिंपल अगर मार्कअप हो तो वो सिंपल प्रॉफिट ही का फॉर्मूला होता है। वही चीज़ यही है, मार्कअप सिंपल हो या फिर सिंपल प्रॉफिट हो। तो फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब PRT, P से प्रिंसिपल अमाउंट, R से रेट और T से टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। आपने क्या करना है, PRT ये जहन में रख लेना है, PRT डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही आपकी कुछ फार्मूला लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि P से क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और R से क्या है रेट, और T से क्या है टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इसी तरह बहुत ही चीज़ जल्दी जहन में आ जाती है। तो ये सिंपल मार्कअप का है। और देखें, अगर आपको चाहिए वो जो कंपाउंडेड मार्कअप, तो वो आपने क्या करना है, वो जब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो उसके मतलब भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, वो भी आपको बल्कि याद करवाऊंगा किस तरह, जिस तरह मैंने आपको ये याद करवाया कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इतना अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा। लेकिन सिंपल तीन चीज़ें आप अगर जब जहन में रखेंगे, PRT डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको फॉर्मूला बहुत ही ईजी लगेगा। चलें अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें वो क्या पूछता है आपसे, देखें। A man borrowed rupees 1460 from ABC Bank on the 3rd of the March at 12 whole 1 divided by 2% annually। वो कह रहा है कि 3rd मार्च को उसने एक बैंक से कुछ रुपए बोरो किए। मतलब किसने, अ मैन बोरोड, एक आदमी ने उधार लिया ₹1460 रुपीज़ का उसने उधार ले लिया। आगे कह रहा है कि फ्रॉम ABC बैंक, ABC बैंक से उसने उधार लिया ऑन द 3rd ऑफ मार्च एट, ये रेट उसने जो आगे दिया, कहता है 3rd मार्च को उसने मुझसे पैसे लिए जो उधार लिए बैंक से। व्हाट शुड पे ऑन द 1st ऑफ जुलाई टू पे ऑफ द डेट। वो कह रहा है कि उसने जो पे किया, व्हाट शुड ही पे, वो कितना पे करता है ऑन द 1st ऑफ द जुलाई टू पे ऑफ द डेट। तो आपने यही चीज़ निकालनी है कि लास्ट पे उसने कितना बता रहा है कि क्या निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने पहले क्या करना है कि सिंपल अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट जिस तरह हमने पीछे लिखते आ रहे हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह ये लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिखनी है, और उसके बाद रेट जो कि आपको दिया गया है एनुअली रेट। देखें उसने बता भी दिया कि ABC बैंक ऑन 3rd मार्च एट रेट, देखें 12 मिक्स नंबर जो होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2% एनुअली रेट आपको उसने दिया। लेकिन वो कुछ दिन बता रहा है कि उसने दिन निकालने हैं आपने कि किस तरह निकाल। अगर 3rd मार्च को उसने लिया तो जुलाई में दिया, तो ये चीज़ें पहले आपने निकालनी है। पहले आप लिख लें प्रिंसिपल अमाउंट, फिर हम रेट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल अमाउंट which is 1460 ये उसने ली। और उसके बाद वो कह रहा है कि
3rd मार्च एट मतलब सॉरी रेट उसने जो किया एनुअली रेट दिया, पहले आप वो लिख लें, जो कि 12 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2% एनुअली। अब आपने टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा रफ पे करना होगा कि टाइम किस तरह निकलता है। तो अब आपने, मैं सिंपली आपको बता तो देता हूँ, लेकिन हम इसके किस तरह निकालना है वो पहले आपको मैं बता दूँ। देखें, वो कह रहा है कि मार्च के 3rd मार्च को उसने लिया, तो पहले आप देखें कि 3rd मार्च में वो ले रहा है, मार्च के बाद वो जुलाई में दे रहा है, मार्च भी उसने, मार्च के बाद अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, और उसके बाद जून पूरा, जुलाई का भी उसने 1 जुलाई दिया, मतलब एक दिन जुलाई का भी उसने यूज़ किया। अब तीन दिन पीछे छोड़ दें जो कि मार्च के थे, और टोटल आपको पता है कि जो दिन होते हैं मार्च के वो होते हैं 31 डेज होते हैं मार्च के मंथ में। तो इसमें 3 दिन उसने यूज़ कर लिए, तो पीछे 28 इसके आ जाएंगे, 28 डेज इसके। बस इसकी वर्किंग यही है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। मार्च में वो 28 इसके दिन यूज़ कर रहा है जो उसने बोरो किए, पैसे जो बोरो किए। और उसके बाद देखें अप्रैल के कितने दिन होते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपको पता है कि अप्रैल के 30 दिन होते हैं। इसके बाद आपको एक छोटा सा देसी टोटका भी बताऊंगा कि किस तरह पता चलता है कि दिन किस में कितने मंथ में आते हैं और किस में कितने आते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मई में 31, जून में 30, और जुलाई में होते हैं 31, लेकिन उसमें सिर्फ वो एक दिन यूज़ कर रहा है, तो आपने फिर इधर 1 लिखना है। तो अब आपने इसको टोटल कर लेना है कि टोटल डेज कितने बन रहे हैं। तो बाय कैलकुलेटर अगर हम करते हैं तो 28 + 30 + 31 + 30 + 1, तो ये 120 डेज बनते हैं, 120 डेज। अच्छा, अब आपको मैं ये बताऊं कि किस में कितने दिन होते हैं, किस में कितने दिन होते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। 30 दिन सितंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, इसमें 30 दिन होते हैं। इधर ही लिख देते हैं वर्किंग। तो ये याद रखना, देसी टोटका है। 30 दिन सितंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, अप्रैल जून और नवंबर, ये 4 जो माह हैं 30 दिन सितंबर के। इसी तरह ही आपने याद करना है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। ये मतलब 30 दिन इन चारों माह में जो होते हैं 4 मंथ में, इसमें 30 दिन होते हैं। चले मैं लिख देता हूँ इधर 30 डेज। और उसके बाद जो 8 माह हैं उसमें से 1 माह आप निकाल दें, बाकी जो 7 मंथ हैं वो होंगे 31 डेज के। एक मंथ कौन सा निकालना है, 1 मंथ जो कि फरवरी का होता है, जो कि 28 दिन का होता है। तो फिर इधर फरवरी जो कि 28 डेज का होता है, और बाकी जितने भी हैं वो 31 डेज के होते हैं, 31 डेज। बस ये 5 चीज़ें आपने नोट करनी है। 4, जब आपको 30 दिनों का पता चल जाएगा कौन से मंथ में 30 दिन आते हैं, बाकी आपको बहुत ही इजी पता चल जाएगा कि 28 डेज जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं, और बाकी जितने भी माह आएंगे 7 मंथ हैं तो उसमें 31 डेज होते हैं। तो इस तरह आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो फर्स्ट पे क्वेश्चन है इसमें ये कैलकुलेशन आती है, बाकी किसी में ये नहीं आएगी, लेकिन आपको आना चाहिए ये किस तरह आती है। चलें इस तरह इसको लिखे ही रहने देते हैं। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइम हमने कितना निकाला, 120 डेज। लेकिन हमें क्या उसने रेट किस तरह दिया, एनुअली रेट दिया। तो आपने एनुअली रेट को
किस तरह करना है, बिल्कुल उसी तरह मार्कअप का आपने फॉर्मूला लगाना है और आपको इसको आपने एनुअली रेट पहले लेके आना है। किस तरह आएगा देखें, एनुअल रेट दिया हुआ आपने पर डे, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि 1 ईयर्स में 365 डेज होते हैं, तो आपने पहले इसको लेके आना है। तो आपने निकालना क्या है, आपने मार्कअप फर्स्ट एट द एंड, तो सिंपल आपने मार्कअप निकालना है जो कि बैंक के लिए मार्कअप है। हमारे लिए तो ये लॉस है, जो हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसके लिए तो वो लॉस है, लेकिन बैंक के लिए ये प्रॉफिट भी है, मार्कअप भी है। तो सॉल्यूशन मार्कर ज़रा थोड़ी सी ख़राब होगी इंक, तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलें ये ठीक है। मार्कर चलें ये ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल मार्कअप का पहले जो हमने पहले स्टार्ट पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वक्त मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला लिखना है, जैसे सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला था वही ये है, मार्कअप फार्मूला PRT जो कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि ये एनुअली रेट आपने लेना है, तो फिर आपको ये तो डेज बन गए टाइम, तो टाइम इस टाइम की जगह पे आ जाएगा रेट, रेट की जगह पे और प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 1460 मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट को आपने कन्वर्ट करना है जो कि मिक्स नंबर में, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। ये 25 डिवाइडेड बाय 2% आ जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। हम बाय कैलकुलेटर देख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 12.5 आ जाएगा। तो रेट फिर 12.5 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है। अब सिर्फ यही नहीं आया, इसके नीचे आपने जो 365 जो पर डेज का आपने रेट निकालना है, तो फिर इसके नीचे वाली साइड पे जो कि 100 जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपने 365 देना है। तो ये आपके पास पर डेज का भी रेट आ जाएगा, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सॉरी, एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी इसी तरह ही हमने निकाला। टाइम आपके पास कितना है 120 डेज। इस तरह 120 डेज आ जाएंगे। तो आप इधर भी लिख सकते हैं 365, अगर नीचे लिखना चाह रहे हैं तो नीचे भी लिख दें, अगर इसके नीचे लिखना चाह रहे हैं 365 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह भी ठीक है, फिर भी आंसर आपका ठीक ही आएगा। अगर आप इसको नीचे लिखना चाह रहे हैं क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो आप नीचे डिवाइड कर दें, तो फिर भी बात सेम ही होगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो फिर इधर आपने मल्टीप्लाई बाय 365 कर देना, तो ये वैल्यू आपके पास। अच्छा, और उसके बाद आपने अब इसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, नीचे अगर ये 1460 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 36,500 आ जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि यही आता है इसका। अब आपने क्या करना है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये 36,500 आ जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है बाय कैलकुलेटर। 1460 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आपके पास आंसर आएगा 21,90,000। 21,90,000 नीचे 36,500। अब इसको आपने जब डिवाइड करना है तो सिंपली आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 21,90,000 डिवाइडेड बाय 3
36,500। तो ये आपके पास 60 आंसर आ जाएगा जो कि आपसे रिक्वायर किया गया था। 60 मार्कअप रुपीज़, ये मार्कअप आया। आपने मार्कअप निकालना था जो इस तरह। अगर मैंने एक चीज़ आपको और बताई, अगर आपने इधर ये 365 लिखना है तो इस तरह भी ठीक है। अगर आप इसको नीचे आके डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो इस तरह मुश्किल ज़रा हो जाता है, इसलिए आप इसको नीचे ही लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ऊपर भी, तो नीचे भी आप इसको लेकर डिवाइड ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें सिर्फ जो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है वो ये चीज़ की होती है, मैंने आपको इसका देसी टोटका भी बताया कि किस तरह आपको ये पता चले कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं और किस में कितने। तो आपने बिल्कुल सिंपल, मैं आपसे फिर रिपीट कर देता हूं कि ये जो 4 मंथ हैं इसको आपने किस तरह करना है। 30 दिनों में 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, ये इसमें 30 दिन होते हैं सिर्फ। और एक मंथ जो होता है फरवरी का, उसमें 28 डेज होते हैं। और बाकी जो 7 मंथ्स बच जाएंगे प्रीवियसली, वो उसके 31 डेज होते हैं। तो इस तरह आप इजीली इसको ज़हन में बिठा लेंगे। तो हमने ये वर्किंग की, सिर्फ इसमें थोड़ी सी यही मुश्किल थी, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया उसी तरह ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं आगे हम 1 बाय 1 बाकी वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।